पहले इस थ्योरम को हम रिवाइज कर लेते हैं। बीपीटी, बीपीटी थ्योरम का दूसरा नाम क्या है? सेल्स थ्योरम। याद रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? नमन बताइए थोड़ा सा। ट्रायंगल में हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे तीसरी साइड से, बहुत बढ़िया। वो दोनों साइड्स को अलग अलग पॉइंटों पे कट करती है, हाँ, तो वो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेंगे। एक्सेलेंट। भाई अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी करके, ठीक है, इन अ ट्राइंगल इफ वी ड्रॉ a line which is parallel to the third side and cut या intersect या cut the other two sides at distinct points, point, then the other two sides are divided in the same ratio, हालांकि किताब में भी इसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, और वो ये स्टेटमेंट आपको कभी कभी तो दे देते हैं, कभी कभी आपसे बोल देते हैं बाबू देख लीजिए, हाँ ले लीजिए। कभी कभी ऐसे लिख के आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ, कभी तो ये लिख के आता है कि स्टेटमेंट भी लिखिए और प्रूफ भी करिए कि थेसिस थ्योरम क्या होती है। और कभी कभी स्टेटमेंट वो दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि प्रूफ करो। तो मैं इसका आपको सिंपल सा मीनिंग समझाता हूं कि अगर एक ट्राइंगल में अगर आप किसी भी एक साइड के पैरेलल लाइन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं बीसी के अलोंग बना रहा हूं एक पैरेलल लाइन जो कि बाकी की दो साइडों को अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, लेट इट बी यहाँ पे ये डी और ये ई। मतलब अगर आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है जहां पे डी ई लाइन जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। इन अ ट्राइंगल इफ वी ड्रॉ अ लाइन which is parallel to the third side and cut the other two side at distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। तो बाकी की जो दो साइडें हैं वो बराबर रेशो में बटेंगी। अगर आपने एक लाइन बनाई है जो कि पैरेलल है तीसरी वाली साइड के और बाकी की दो साइडों को अलग अलग पॉइंटों पे काट रही है, तो वो वाली लाइन बाकी की दो साइडों को बराबर रेशो में बांटेगी। इसका मतलब ये है क्या कि एडी एई के बराबर है? गर्वित, इनके रेशोज इक्वल है। मतलब ये है कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल होगा किसके? एई अपॉन में। ये चीज हो सकती है कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल हो किसके? एई अपॉन में डीसी। ये आपकी स्टेटमेंट कह रही है। अच्छा, इसमें इसके हिसाब से अगर ये ऐसे ट्राइंगल है तो बस जस्ट एक चीज पूछना चाहता हूँ, इसमें गिवन क्या होना चाहिए और टू प्रूफ क्या होना चाहिए? बताओ गिवन क्या लिखो ये लाइन पैरेलल है, कि ये वाली जो लाइन है आपकी ये पैरेलल है, सही है? ठीक है, आप लाइन ऐसे बना दीजिए, आप ऐसे बना, ये वाली लाइन हम जो बना रहे हैं डी और ई, ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है? तो गिवन में आप यही लिखोगे कि डी ई पैरेलल है किसके? बीसी के। अच्छा, टू प्रूफ क्या करना है? बिल्कुल, टू प्रूफ आपको वो जो दो साइड हैं जो कटी हैं इस लाइन द्वारा वो बराबर रेशो में है, ये बात प्रूफ करनी है। मतलब कहीं ना कहीं ए डी अपॉन में डी बी इक्वल कराना है ए ई अपॉन में ई सी। हर्ष बिल्कुल ले लगा ले, आनी है ये थ्योरम 100%। यही एक थ्योरम बची हुई है बस, तो नहीं कट करिए ना, तो ये आएगी। अब मतलब कन्वर्ट्स के चांस कम होते हैं, इसके ज्यादा कन्वर्ट्स भी पूछ लेते हैं, बट इसके चांस थोड़े से हाई होते हैं। देखो स्टैंडर्ड में कुछ सेटों में आ सकती है,
कुछ में नहीं भी आएगी, क्योंकि स्टैंडर्ड में आपका वो थ्योरम में आपको ट्राइंगल्स में नहीं बनाएंगे और टफ बनाएंगे उसको, थोड़ा सा और मिक्सिंग करते हैं कुछ कुछ ऐसा जो बच्चे थोड़ा सॉल्व करने में झिझके। तो बेसिक वालों को तो कंफर्म है आएगी 100%। और बट हाँ स्टैंडर्ड वालों में थोड़ा सा मुझे डाउट है, कुछ सेटों में दे सकता है, कुछ में ना दे भी सकता है, देने के बाद फिर एक क्वेश्चन भी दे सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट स्टैंडर्ड वाले आ भी सकती है नहीं भी, बट हाँ बेसिक वालों के लिए श्योरिटी है। देखिए तो डी ई लाइन जो है वो बीसी के क्या है, पैरेलल है। हाँ बट लेकिन जो मैंने प्रूफ कराया ना चैप्टर 1 के, वो 100% है, उनमें से कोई एक आएगा, वो आप कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। लिख के देखिए तब और अच्छा पड़ेगा, एक बार मुझे दिखा दीजिए लिख के तो और भी अच्छी बात। तो ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए अपॉन में ई सी, ये काम आपको करवाना है। ठीक है, और हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कि हम डी से ए ई पर क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, आप इसका एम नाम दे सकते हो, और इसी तरीके से आप ई से भी, ई से ए डी पर क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर, और आप इसको भी नाम दे सकते हैं एन। ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर जो बनेंगे वो ऊपर वाले ट्राइंगल में बनेंगे, ऊपर वाले ट्राइंगल। एक बार डी से बनाना है, एक बार ई से बनाना है। किसी को डाउट है इसमें, आई लिख देते हैं यहाँ पर। तो ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन एसी एंड ड्रॉ ईएन परपेंडिकुलर ऑन एबी। और एक कंस्ट्रक्शन और कर रहे हैं हम, डी से सी को ज्वाइन करेंगे और बी से ई को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, बी से ई को join। तो नेक्स्ट आपके पास ज्वाइन डी टू सी एंड बी टू ई। तो ये 3 पॉइंट है आपके, ध्यान रखिएगा। क्या सब कुछ हल्का फुल्का दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, यूज वाइट वाइट मार्कर। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। तो गिवन लिख दिया, टू प्रूफ लिख दिया, कंस्ट्रक्शन लिख दिया, स्टार्ट करो। ध्यान रखिएगा 4 बार एरिया निकलने वाले हैं, 4 ट्राइंगलों के एरिया निकालना है। 2 बार तो ऊपर वाले का निकालना है एडीई का, और एक बार इस वाले का निकालना है डीईसी का, और एक बार डीबीई का। ध्यान रखिएगा नीचे वाले ट्राइंगलों का एरिया नहीं निकालना है, जो ये ऊपर चिपके हुए हैं ना इस वाली साइड से, एक तो ये वाला और एक ये बाजू वाला, ये वाला, इनको निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रूफ। तो सबसे पहले तो ऊपर वाले ट्राइंगलों को निकाल लीजिए, इन ट्राइंगल, या फिर इन ट्राइंगल भी लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बात करिए एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, क्या लिखेंगे आप, हाफ इंटू में बेस किसको माने भाई, डीई इज नॉट द बेस, ए ई बेस है। परपेंडिकुलर इस पे ही बन रहा है, तो परपेंडिकुलर किस पे बन रहा है, ए ई पे ना, तो ए ई को आप क्या मानेंगे, बेस। भाई देखो जैसे आपको समझा दूं, जैसे ये ट्राइंगल है, बाय डिफॉल्ट बात आपकी बिल्कुल सही है कि यहाँ पर ए है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, तो डी ई को क्या माना जाता है, बेस। बात सही है आपकी, मैं गलत नहीं कह रहा। लेकिन पहले तो मुझे एक बात बताओ, एक ट्राइंगल की कितनी बेस होती है, 3। डिपेंड करता है ना हाइट कहां से आ रही है। अगर हाइट ए से आ रही है तो मैं पक्का डी ई को क्या मानता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं। बट आप खुद सोचिए, अगर डी से हाइट आ रही है तो आप किसको बेस मानेंगे, ए ई को। अगर हाइट ई से आ रही है ए डी पर तो किसको बेस मानेंगे आप, ए डी। तो डिपेंड करता है हाइट आ कहां से रही है, हाइट जहां से भी आ रही है आप उसके अपोजिट वाली साइड को बेस मानते हैं। तो इस केस में एडीई में भाई डी एम है हाइट, तो आप बताइए डीएम हाइट बन किस पे रही है, ए ई पे बन रही है ना, तो बेस क्या होगी, ए ई। और हाइट क्या लिखूं, डी एम। सही है। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगेन दोबारा इस बार एडीई का ही, हाँ भाई इस बार भी हाफ
लेकिन इस बार ई एन हाइट का यूज कर रहा हूं मैं, तो ए डी को मुझे क्या मानना पड़ेगा, बेस, और हाइट क्या मानू, ई एन। बताइए नहीं आया तो ठीक है। तो ए डी ई का ही कितनी बार एरिया निकालना है, 2 बार। एक बार डीएन को हाइट, डीएम को हाइट मानते हुए, और एक बार ईएन को हाइट। अब डीएम अगर हाइट है तो ए ई क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बेस, और अगर ई एन हाइट है तो ए डी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बेस। बोलो ठीक है यहां तक। ओके, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट है ये नीचे वाले ट्राइंगलों का एरिया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ट्राइंगल अगर इस तरीके से है और अगर उसकी हाइट बाहर बन रही है, उसकी एक्सटेंडेड साइड पे, ये सिखाया था मैंने आपको, तो उसके लिए डीएम मेरी क्या होगी, हाइट, और ये जो साइड है बस इतनी ही छोटी सी, ये मेरी बेस। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले, ठीक है। तो इस केस में भी हम इसी तरीके से कुछ करने वाले हैं। ये जो आपके पास ये डीईसी वाला ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी इक्वल टू हाफ इंटू बेस, किसको मानू, ईसी को, और हाइट डीएम। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, हाफ इंटू, भाई डीबीई हाइट ई एन है तो बेस क्या होगी, डीबी, तो डीबी आपकी बेस हो जाएगी और ई एन क्या हो जाएगी, हाइट। पक्का। अब हम यहां पर लिखेंगे, अब आपको ट्राइंगलों को इक्वल इक्वल बोलना है। भाई मुझे एक बात बताओ, ए डी ई ट्राइंगल जो है वो चाहे यहां से निकालो चाहे यहां से निकालो, एरिया तो दोनों का कैसा होगा, सेम, क्योंकि ट्राइंगल ही सेम है, तो एरिया भी कैसा होगा, सेम। जैसे ये वाला कमरा है, आप इसमें किसी भी गेट से एंट्री लें, एरिया तो इस पे ही रहेगा ना। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल टू है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी। रीजन क्या लिखोगे, सेम ट्राइंगल, बिल्कुल सही, सेम। अच्छा, दूसरे वाले ट्राइंगल जो है जो नीचे के हैं, डीईसी और डीबीसी, इसको भी लिखेंगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबी ई। हाँ भाई, रीजन क्या लिखेंगे इसका, बिल्कुल, ट्राइंगल्स ड्रॉन ऑन सेम बेस, सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। उनके एरिया कैसे होते हैं, हमेशा इक्वल। अगर सेम बेस पर मान लीजिए 2 पैरेलल लाइन है, अगर इतनी ही बेस पर, जैसे मान लो ये बेस है, आप कितने भी ट्राइंगल बनाएंगे ना, कितने भी, इन सब का एरिया कैसा होगा, इसी बेस पर, इन सब का एरिया कैसा होगा। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था, अभी अगर मैं गौर किया होता, मैं देखो इस तरीके से था हमारा ट्राइंगल, सही है, ये हमने पैरेलल लाइन बना दी थी, तो ये 2 पैरेलल लाइन होगी। अब इसी पैरेलल लाइन में अगर इसको बेस मानते हुए अगर मैं ऊपर की तरफ देखेगा, इसको इधर से देखेगा, एक ट्राइंगल तो यहाँ बना दिया, और एक ट्राइंगल आपने इसी बेस पर रख के मान लीजिए इधर भी बना दें, मान लीजिए इधर भी बना दें, तो इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया कैसा होगा, सेम होगा, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस है एंड ऑन द सेम बेस है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब एक को बना लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, एक को बना लीजिए इक्वेशन, अब आप इसे कहेंगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम नहीं लिखिए, एंड ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, डीईसी इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी। अब इनका
इनको एक्सपैंड करने का टाइम है। आपके पास एक्सपेंशन ऑलरेडी लिखा हुआ है इनका, देखो 4 एक्सपेंशन थे स्टार्टिंग में, यही तो लिखा था। बस एडीई जो है 2 जगह लिखा हुआ है। अब कौन सा एडीई कौन से एडीई की जगह जाएगा, वो चीज सोचने की है थोड़ी सी, और उसके लिए भी थोड़ा ही पॉइंट चाहिए। आप सबसे पहले नीचे वालों को एक्सपेंड करिए। आइए डीईसी बताइए क्या लिखे, इसमें क्या लिखेंगे आप? हाफ इंटू में ईसी इंटू में डीएन। हाइट पे फोकस करिए। हाइट कौन है भाई इसमें? पहले बेस लिखते हो ना, फिर क्या लिखते हो आप? हाइट। तो डीएम क्या है? हाइट। अच्छा जी, दूसरे वाले का भी एक्सपेंशन लिख देते हैं। हाफ इंटू में डीबी इंटू में ईएन। सही है। इधर हाइट कौन है? तो इधर जो आप एडी का एक्सपेंशन लिखोगे ना, वो ईएन हाइट वाला लिखिएगा। मतलब डीएम के ऊपर डीएम वाला हाइट लिखिएगा, क्योंकि आपके पास एडीई जो है ना वो दोनों है, डीएम हाइट वाला भी है और ईएन हाइट वाला। तो ईएन हाइट वाले के ऊपर ईएन हाइट वाला लिखिएगा, और डीएम हाइट वाले के ऊपर डीएम हाइट वाला लिखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? हाफ इंटू, डीएम हाइट चल रही है ना, जान पूछ के क्या लिखूंगा मैं? ए ई इंटू में डीएम। और यहाँ पर हाफ इंटू में एडी इंटू में ईएन। भैया क्यों लिखा है आपने ऐसे? अरे कटिंग हो जाएगी इसलिए लिखवाएंगे। और हाफ से आप क्या हो जाएगा? तो रह क्या गया आपके पास? आपके पास रह गया ए ई अपॉन में ई सी इक्वल टू ए डी अपॉन में डी। और आपको देखिए, देखो क्या लिखा हुआ है, ए ई अपॉन में ई सी और ए डी अपॉन में डीवी। देखो ये रहा ए ई अपॉन में ई सी इक्वल टू ए डी अपॉन में डी। हेंस कुछ स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है। कौन सा स्टेटमेंट? यहाँ पे हेंस बोर्ड लिख देना। ना 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 ना, काटोगे बेटा, सच कुछ कहीं है नहीं सब। तो इतना है कंसेप्ट, और आपको इसको फास्ट लिखना। अच्छा मुझे एक चीज, बस एक चीज बता दो, जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये जो चीज लिखी है हमने, आपको क्या ऐसा लगता नहीं है कि ये इक्वेशन है एक तरीके से? कितनी चीजें रोल प्ले कर रही हैं इसमें? 4। भाई एक ट्राइंगल में अगर कोई साइड बटी है, अब थोड़ा सीखिएगा, अब कंसेप्ट बना रहे हो हम नए नए क्वेश्चंस करने के लिए, जो कि एक एक नंबर में आएंगे। बेसिक में तो बिल्कुल आएगा, ये बिल्कुल आएगा बेसिक में। तो मैं आपको 2 तरीके के सवाल बताऊंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ पेपर दे के आना एक बार, और फिर मुझे बताना कि क्या उसमें से एक टाइप आया कि नहीं आया। भाई हर बार आ रहा है। मैं अभी 2 टाइप आपको कराऊंगा, गौर करिएगा उस पर। एक ए बी सी एक ट्राइंगल है। भाई ये जो चीज लिखी हुई है, इसको इसको थोड़ा समझो। वो बोलेगा आपसे क्वेश्चन में, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये पता नहीं है, और ये जो है ये 5 है। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब आप मुझे बताओ, जब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल, तो इन चारों के बीच में क्या बन सकती है? एक इक्वेशन बन सकती है कि नहीं बन सकती? अरे बन सकती है ना, बिल्कुल। कैसी इक्वेशन होगी? कि 2 अपॉन में 1 इक्वल टू में x अपॉन में। भाई अगर एक लाइन नीचे थर्ड वाली साइड के पैरेलल हो, तो बाजू वाली साइड है बराबर रेशो में बढ़ती है। बराबर रेशो में बढ़ती है, ये बोलने तक तो ठीक है, लेकिन आपको अब इसमें एक लेवल और बढ़ाइए अपना, कि इससे एक इक्वेशन मिल सकती है, और अगर चारों में से कोई एक नहीं पता है तो निकाली जा सकती। तो फिर आप इसमें से क्या x निकाल पाएंगे? बिल्कुल, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10, और यहाँ पे हो जाएगा 1x। x को आप अकेला कर देंगे, 10 के नीचे 1, वो 10 ही होता है, तो x को कितना रहता है। वरना आप डायरेक्ट भी समझते हो, 5 2 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करिए वही रहता है, तो 10 इक्वल टू में डायरेक्टली। तो ये जो x है आपका, ये कितना है? एक टाइप का सिंपल क्वेश्चन। कभी कभी इसी को वो ट्विस्ट करके देते हैं, देखो कैसे। जैसे ये ट्राइंगल है, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, और बीच में लाइन बनाते हैं, यहाँ डी है और यहाँ पर क्या है? ई। कह देते हैं ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या है? पैरेलल। बच्चे इतने फ्लो फ्लो में होते हैं, उन्हें पता है जब हमें कभी किया हुआ क्वेश्चन दिख जाता है तो हम बहुत फास्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही बात है, और करना भी चाहिए, फास्ट क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन थोड़ा समझ के साथ। कभी कभी क्या करते हैं ना, वो देखो ऐसा ऐसा करते हैं, इसको तो 3 सेंटीमीटर दे देगा, इसको 2 सेंटीमीटर दे देगा, इस पूरे को
10 सेंटीमीटर दे देगा, और ये आपसे पूछ लेगा, इसको एक्स सेट करेगा जानबूझकर। अब बच्चा क्या सोचता है, यार ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल, तो इसमें क्या लग सकती है, बीपीटी। बात उसकी बिल्कुल सही है। भैया ने बताया था 1 2 3 4, तो ऐसा करेगा 3 अपॉन में 2 इक्वल टू में 10 अपॉन में एक्स। ठीक है, या फिर इधर 3 की 10 की जगह मतलब 9 दे देंगे, कुछ ऐसा देंगे जो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं देगा, बिल्कुल भी बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा, और आप बोलेगा वाह मजा आ गया, और वो ऑप्शन में भी होगा, और आपको कोई दुख होगा ही नहीं उसको निकालने में। फिर आप क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना हो गया 9 इंटू 2, फिर आपने एक्स को अकेला कर दिया, 9 इंटू 2 अपॉन में 3, 3 से काट दिया आपने यहाँ पे 2, 3 बार पे, और एक्स इक्वल टू कितना आ गया 6, और ऑप्शन में होंगे 6 4 ऐसे करके, तो 6 देखते ही आप बोलोगे ये सही है। इसमें बताओ गलती क्या हुई है, आयुष बताइए। साइड पूरी ले ली यहाँ पर, वहां पे क्या कहते हैं एडी अपॉन डी। बिल्कुल सही बात है भाई, देखो हिसाब से ये होना चाहिए था, ए ई अपॉन ई सी होना चाहिए, जबकि हमें ये जो 9 दिया है ये पूरे का दे दिया, तो ये गड़बड़ है। आपको एक्चुअली में इसको मानना था 9 माइनस एक्स, ऐसा ना कर ले भैया, ये ठीक है। भैया ये भी मान ले। हाँ वो आप कर लीजिए, मैं तो आपको बता रहा हूँ जस्ट, मैं अभी देखो मैंने बीपीटी का आपको एक्सटेंडेड वर्जन नहीं सिखाया अभी तक, अभी एक्सटेंडेड वर्जन आप सीखेंगे, अभी मैं नॉर्मल बीपीटी की बात कर रहा हूँ। तो हिसाब से 3 अपॉन में 2 इक्वल टू 9 माइनस एक्स अपॉन में एक्स, पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है, क्या निकाल सकते हैं, आंसर है बिल्कुल। अरे बोलो भैया समझ में आ रहा है घर में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 3x हो जाएगा, 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 9 माइनस एक्स से, तो यहाँ हो जाएगा 3x इक्वल टू 9 2 18 एंड माइनस, इसको आप उधर भेज देंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 5x, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 18, x को आप अकेला करेंगे आंसर आएगा 18 अपॉन में 5। इसमें से एक ऑप्शन 18 अपॉन 5 भी होगा, और आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि ऐसा हो सकता है, जब ऐसा होता है। तो मैं बस खाली ये चीज चाहता हूं कि जब कभी भी आप ट्राइंगल देखें ऐसे करके बीपीटी का, तो आप ध्यान रखिएगा जैसा रेशो यहां मेंटेन किया गया, अगर ये साइड अपॉन ये साइड किया गया है, तो पल्ली साइड भी ये साइड अपॉन ये साइड ही होना चाहिए। अगर आपके इसी ट्राइंगल में ये साइड और ये पूरा साइड यूज किया गया, तो इस साइड भी ये साइड और ये पूरा साइड लेके बनाई जा सकती है इक्वेशन, बिल्कुल बना सकते हैं, रेशोज ये अलाउड करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे a अपॉन बी है और c अपॉन डी है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं ये सारी चीज आपको बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पर a है, ये क्या है b, ये क्या है c, और ये क्या है d। अब आपको थोड़ा सीखना है चीजों को, ठीक, मतलब जब कोई आप एमसीक्यू करते हैं तो समझिए, इसको प्लस करके ऊपर लिख सकते हैं, मतलब a प्लस बी अपॉन बी, सी प्लस डी अपॉन में, ये अलाउड है। तभी तो कुछ बच्चे बीपीटी को ऐसे भी कह देते हैं कि यार मतलब यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, बीच में एक लाइन बनी है डी और ई, तो कुछ बच्चों को मैंने देखा है वो ऐसे भी लिख देते हैं ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ए सी। देखो ना ये भी तो सही है, ए डी अपॉन में ए बी, भाई प्लस करके लिख दिया ना, और ए ई अपॉन में, लेकिन मुझे एक बात बताओ क्या यार ये बात सही है, ए डी अपॉन में ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, क्या ये बात सही है, आंसर नहीं भाई, यहाँ अपॉन में ये पूरा, तो इस तरफ भी ये अपॉन में ये पूरा ही लीजिए, फिर ऐसा ना हो कि आप पल्ली तरफ आते टाइम इस नीचे वाला ले रहे हैं, ये गलत हो जाए। आइए हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे भेज दें, लगा लो। देखो ये क्वेश्चन 2020 में उन्होंने पूछा है, सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स एक दूसरे के क्या होते हैं, आंसर है सिमिलर। मैं देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, सेम सेंटर वाले, तो सेम सेंटर वाले सर्कल्स का साइज बढ़ सकता है, सभी सर्कल सिमिलर नहीं होते, सभी सर्कल सिमिलर होते हैं, सभी सर्कल सिमिलर, बस उन्होंने कॉन्सेंट्रिक सर्कल पर फोकस किया कि बच्चा थोड़ा सा उसकी जगह कॉन्सेंट्रिक बोलते ही सेम सेंटर सेम सेंटर सेम रेडियस सेम रेडियस, तो फिर कॉन्फिडेंट ऐसे सोचे क्या डाल दे इसमें कॉन्फिडेंट, सर्कल्स बोल देता तो वो तो सभी बढ़ा रहे हैं कि सारे के सारे सर्कल एक्चुअली में सिमिलर होते हैं, बट कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स भी क्या होते हैं
but concentric circles with same radius, yeah, congruent. ये सेम रेडियस तो ओवरलैप हो रहे हैं दूसरे हाँ तो congruent होते हैं ना भाई। देखो अगर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में पूछे आपसे और अगर चीज कॉन्ग्रुएंट है तो आप कॉन्ग्रुएंट को वेटेज देंगे ना, ठीक है। तो मैं देखो सेम सेंटर के कॉन्सेंट कोई बात नहीं, छोड़ो। नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इधर गौर करिए भाई प्लीज, क्वेश्चंस पे गौर करिए प्लीज, नो टॉकिंग। यहाँ पर आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पी क्यू एक लाइन बनी है। सुनो तो मेरी बात भाई, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, ये 6 है, और एक स्टेटमेंट लिखी है कि पी क्यू पैरेलल है किसके, बीसी के। अच्छा अगर ये नहीं दिया होता तो क्या बीपीटी लगा पाते? आंसर है नहीं। इतनी हड़बड़ी मत मचाइए कि भाई रेशो मतलब पैरेलल दिया नहीं और आप बीपीटी लगा रहे हैं, देखते ही हो भैया ने बताया था, ऐसे 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 हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंट रहिए, वो पक्का आपको कहीं ना कहीं या तो प्रूफ हो रहा होगा या कुछ हो रहा होगा कि पैरेलल नहीं। जब कभी भी ट्राइंगल्स में इस तरीके से पैटर्न आता है, बाजू वाली साइडों को इन्वॉल्व करता है ना, 95% क्वेश्चनों में बीपीटी ही लगती है। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एसी, आपसे पूरे की लेंथ पूछी गई है। गलती से क्यूसी निकाल के आंसर टिक ना करें, जो पूछा है उस पर गौर करें। तो हमें हिसाब से बीपीटी से ये निकाल लेना चाहिए, और फिर इसमें 8 को भी क्या करा देना चाहिए, प्लस। ठीक है हर्ष, तो 4/6 इक्वल टू में 8/x, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 6 48, आप x को अकेला करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 12। वैसे तो तू तो 6 कह रहा था, 6 भी नहीं आएगा, 20 पे। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, गुड। तो AC जो है वो 8 + 12 के इक्वल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20। हाँ हाँ चलिए नेक्स्ट देखिए, समझ में आया? देखो आप देख रहे हो बीपीटी पे क्वेश्चन है सीधा। और आप अगर ये कह रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, तो ऐसे ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल आएंगे। 2023 में देख लीजिए पूछा है, तो 2023 का ही सवाल है। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से अब ट्राइंगल उसने आड़ा रखना शुरू किया, और यहाँ पर आपके पास ए है, यहाँ बी है, ये सी है, यहाँ बी है, और ये क्यू है, ये 5 है, यहाँ 4 है, ये 2.4 है, और ये वाली लाइन इस वाली लाइन की क्या बताई गई है, पैरेलल, और आपसे बीसी की लेंथ पूछी गई है पूरी। वही सेम हिसाब किताब है। अब आप बताओ क्या रेशियो अपॉन क्या रेशियो रखोगे? 4/2.4 इक्वल टू 5/x। ठीक है, QC या x मान। भाई हमेशा छोटी से स्टार्ट करना है, और मतलब बेस यहाँ पर है। हाँ जी बिल्कुल, पॉइंट हटा के आप चाहें तो ऊपर 40 बना सकते हो, नीचे 24। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40x, और यहाँ पे आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय में 5। x को अकेला करेंगे 24 इंटू में 5 में 40, 4 से काटेंगे 10 बार, 4 से काटेंगे 6 बार, 5 से 1 बार 2 बार, 2 से 1 बार, यहाँ 3 बार। x इक्वल टू कितना आ गया, 3, और आप 3 में 5 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 8। अगेन 2023 में पूछा, ठीक है। ये वाला मैं चाहूंगा आप लोग सॉल्व करें। इस तरीके से एक ट्राइंगल दिया है, ठीक है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, और ये सी है, यहाँ बीचों बीच एक लाइन बनाई है इन्होंने, यहाँ पे पी है और ये क्यू है, यहाँ पे x + 3 है, ये है x, ये है 3x + 4, और ये है 3x + 19। भाई बिल्कुल आने की संभावना है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई देखो बीपीटी तो फॉलो हो ही रही है, लाइनें कैसी हैं आपस में पैरेलल, तो बीपीटी जरूर फॉलो होगी। आप रेशियो लिख लेंगे, रेशियो लिखने के बाद आप यहाँ पर एक स्टेटमेंट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये x + 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 3x + 4 के साथ, और x मल्टीप्लाई हो रहा है 3x + 19 के साथ। देखो ये क्वेश्चंस कराने का रीजन सिर्फ एक है, ट्राइंगल में देखो जो टफ क्वेश्चन आएगा वो देखो सबसे तो होगा नहीं, मैं आपको सीधी बात बताऊं।
अगर कोई क्वेश्चन बहुत तगड़ा आ गया ना, मेरी कोशिश रहेगी मैं सारे करवा दूं, मतलब मैं वो भी करवा दूं शायद जो आपके पेपर में है। और बट इन केस अगर कोई, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना, कंसेप्ट होते हैं। अब बच्चा अगर कंसेप्ट धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते कंसेप्ट सीख गया ट्रायंगलों के, तो वो कर देगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का होता है। अगर कंसेप्ट आ गया ना तो बाहर से भी क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ रटे रटाए क्वेश्चन को ही करता रहेगा, तो उससे अगर अगर वो बच्चा कंसेप्ट नहीं बिल्ड कर पाया तो बाहर का क्वेश्चन होगा नहीं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सारे कंसेप्ट बिल्ड कर दूं आप सबका, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी मेहनत बहुत वेटेज रखती है, आपको मेहनत करनी है। तो इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12। यहां करेंगे तो कितना, 3x स्क्वायर प्लस 19x, 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, 4x और यहाँ पे हो जाएगा 13x। अच्छा यहाँ 13x और यहाँ 19x भी है, तो एक काम करते हैं इसको भी उधर ले चलते हैं। यहाँ 12 छोड़ दिया हमने, ये कितना हो जाएगा आपके पास 6x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और नहीं क्या बोलोगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 2। ठीक है, अगेन समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसी का, इस तरीके से ट्राइंगल है, यहाँ पर a दिया है, यहाँ b दिया है, ये c दिया है, बीचों बीच एक लाइन बनाई है d और e, और ae की वैल्यू दी है 2.7। देखो ये थोड़ा सा ना टाइप ऑफ क्वेश्चन बदला है इन्होंने, अभी तक आपको प्रॉपर वैल्यूज दे देता था और एक पूछता था, इस बार उसने प्रॉपर वैल्यू नहीं दी, बल्कि इन दोनों साइडों का ना रेशो दे दिया है AD अपॉन DB का, और रेशो कितना दिया है 3/2। तो कोई बात नहीं, ये 3/2 का रेशियो चल रहा है। अरे बोलो, रेशियो है तो इसके आगे x वगैरह कुछ बिल्कुल लिख लीजिए अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक को 3x, एक को 2x। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब BPT आयुष ध्यान तेरा है नहीं, अब मैं उठ के तेरे कान पे दो मारूंगा तो बढ़िया नहीं लगेगा। मतलब पेपर से पहले कुछ ना कुछ तमाशा करना ही करना चाहिए, चुपचाप पढ़ ले। 1.8 हाँ भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा AD अपॉन में DB इक्वल टू कितना हो जाएगा AE अपॉन में EC। आप x रख के वैल्यू प्लेस करना चाहते हैं कर दीजिए, वरना यार ये रेशियो तो डायरेक्टली यूज हो रहा है ना इसमें, आप x भी रख देंगे तो भी तो वो कैंसिल ही हो जाएगा। और AE की वैल्यू कितनी है 2.7। फिर अगर आप x देखो, सुनो मेरी बात सुनो, इधर इधर सुनो, अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो x रखेंगे तो आप x रख लीजिए, फिर एक काम करिएगा यहाँ 2.7, तो इसको ना फिर या तो y मानिएगा या तो कुछ a मानिएगा, इस वाले x से x वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, आप इसकी जगह 3/2 पे रखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 3a और 2.7 इंटू में 2, पॉइंट हटा के नीचे क्या लगाया जा सकता है 10, तो यहाँ 3a इक्वल टू में, हाँ जी इसको भी हटा देते हैं, 3 से काट सकते हैं उसको 9, 2 से काट सकते हैं आप इसको 5, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तो हाँ वो भी ठीक था। यहाँ पे आएगा 9 अपॉन में 5 और 9 वन 9, आंसर इज 1.8। वो भी ठीक है, 10 18 अपॉन 10 आ रहा था, 1.8 लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया, तो ये वाली साइड। अच्छा अब इसमें और ट्विस्ट भी डाल सकता है, देखो वो ट्विस्ट देखो क्या है, AD अपॉन DB की जगह AD अपॉन AB का रेशियो दे दे, ऐसा भी कर सकता है। मेरी बात सुनिए, ऐसा भी कर सकता है। तो देखो क्वेश्चन, आइए इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। मतलब आपको जब ये वाला क्वेश्चन देखो ना, ट्रायंगल वाला और इस तरीके से पैरेलल लाइन बन रही है, तो थोड़ा सा गौर करो कि दोनों साइड सेम हिसाब का रेशियो दिया है कि नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो बनाइए सेम साइड का। देखिए जैसे ये वाला देखें हम, अभी इसी वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ बीच में D था और यहाँ पर E है। ये वाली वैल्यू 2.7 दी है, ये वाली आपसे पूछी गई है,
लेकिन आपको रेशो जो दिया गया है वो AD अपॉन DB का रेशो दिया गया है, दैट इज नथिंग बट 3 अपॉन में 5, ये दिया है। अब आप मुझे बताइए बीपीटी तो भाई ऐसे भी लगती है ना, मतलब यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है और ये E है। भाई AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये बीपीटी है या नहीं है, आप मुझे बताइए। बीपीटी है ना ये भी। अच्छा, अगर ऐसा ही ट्राइंगल हो, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है और ये बीच में D और E है, तो AD अपॉन में AB इक्वल टू AE अपॉन में AC, क्या ऐसे लगती है बीपीटी? अरे बोलो, आंसर है यस, ऐसी भी लगती है भैया, पूरी भी लगती है। ये प्लस करके ही तो आते हैं ये सब चीजें। तो कोई बात नहीं, अब जो हमें रेशो दिया है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस चीज को ऐसे ही चलने दीजिए, AD अपॉन में AD अपॉन में मैंने AD को लिखा था, AD अपॉन में DB नहीं, AD अपॉन में AB, ये आएगा सर। AD अपॉन में, या तो आप इस तरफ जैसा चल रहा है ऐसा ही रेशियो आप यहाँ पे मेंटेन करें, मतलब ये अपॉन में ये पूरा ही बात करें। अगर मैं इसको A मानूं तो अब आप बताइए AD अपॉन में AB इक्वल होना चाहिए किसके? AE अपॉन में AC के, हाँ या ना? अरे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा गहराई से समझिएगा, क्वेश्चन फंसेगा वरना यहाँ पर। अब AD की जगह AD और AB का रेशियो तो आपको डायरेक्टली दिया ही हुआ है, कितना है? 3 अपॉन AE अपॉन AC का मैं जनरेट कर लेता हूं। AE की जगह क्या लिख सकते हैं? 2.7, और AC की जगह क्या लिख सकते हैं? 2.7 प्लस A, ये कहना चाहिए। और इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? A, हम वो A निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हर्ष? क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ जी, ये वाला इससे नहीं करा, बीच में प्लस है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 7 3 20 51 होता है 5.1 एंड प्लस 3 है, यहाँ पर जाएगा 7 5 35, 3 ऊपर कैरी गया और 13। फिर आप इसको उधर शिफ्ट कर दीजिएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 13.5 माइनस 5.1, दिस विल बी 4, यहाँ पर 5 और ये हो जाएगा आपके पास 8, यहाँ पे 3 है। एक को आप अकेला करेंगे, कौन सा? ये 7 21 81 नहीं है, 27 कर रहे हैं ना, 7 21, 2 पर कैरी गया 17 3 51, सॉरी 8.1, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर 5, ठीक है। तो आप 54 अपॉन में 30 कर सकते हैं, 3 से काटेंगे 10 बार, 3 से काटेंगे 3 1 बार और 18 3 24, आंसर इज A इक्वल टू 1.8। ये तो हमने पहले फिक्स किया होता है, ये 1.8, ठीक है। तो इस तरीके के आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे ख्याल से आप इन क्वेश्चनों को क्वेश्चन नंबर 11 तक ट्राई कर सकते हैं खुद, ठीक है।